ईरान से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। वर्ल्ड वॉच में विस्तार से जो हम खबरें बताएंगे उनमें ये बहुत महत्वपूर्ण खबर है। सबसे पहले जान लीजिए, परमाणु कार्यक्रम को लेकर अमेरिका और ईरान के बीच तनाव एक बार फिर से खतरनाक मोड़ पर पहुंचता दिखाई दे रहा है। हालांकि युद्ध विराम जैसे हालात बने हुए हैं, लेकिन दोनों देशों के बीच अविश्वास लगातार गहरा रहा है। ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई ने बड़ा फैसला लेते हुए लगभग वेपन ग्रेड यूरेनियम का भंडार देश से बाहर भेजने से साफ इनकार कर दिया है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान का मानना है कि अगर यूरेनियम बाहर भेज दिया गया तो भविष्य में अमेरिका या इजराइल के किसी हमले की स्थिति में तेहरान कमजोर पड़ सकता है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने व्हाइट हाउस में सख्त बयान दिया और सख्त बयान देते हुए कहा कि अमेरिका ईरान को उच्च संवर्धित यूरेनियम रखने नहीं देगा। ट्रंप ने यहां तक कहा कि जरूरत पड़ी तो अमेरिका इसे नष्ट भी कर सकता है। हालांकि बात करें तो इजराइल के पीएम नेतन्याहू भी लगातार ईरान पर दबाव बना रहे हैं। इजराइल की मांग है कि ईरान अपने यूरेनियम को बाहर भेजे, प्रॉक्सी मिलिशिया को समर्थन बंद करे, बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम खत्म करे। पश्चिमी देशों का दावा है कि ईरान 60% तक यूरेनियम इकट्ठा कर चुका है, जो परमाणु हथियार बनाने के स्तर के बेहद करीब है। हालांकि तेहरान लगातार कह रहा है कि उसका परमाणु कार्यक्रम शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए है। एक ये भी महत्वपूर्ण खबर है। अमेरिका की वॉशिंगटन पोस्ट की एक रिपोर्ट ने मध्य पूर्व में चल रहे तनाव को लेकर बड़ा खुलासा किया है। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के साथ संघर्ष के दौरान इजराइल की सुरक्षा में अमेरिका ने अपने एडवांस मिसाइल रक्षा भंडार का लगभग आधा हिस्सा खर्च कर दिया। बताया गया कि अमेरिकी सेना ने ईरानी बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने के लिए 200 से ज़्यादा थार्ड इंटरसेप्टर दागे हैं, जो पेंटागन के कुल उपलब्ध भंडार के करीब आधे के तौर पर माना जा रहा है। इजराइल की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इजराइल ने अपने घरेलू रक्षा सिस्टम का इस्तेमाल सीमित स्तर पर किया है। इजरायली सेना ने 100 से कम एरो इंटरसेप्टर और लगभग 90 डेविड स्लिंग मिसाइलों का उपयोग किया है। साफ संकेत मिलता है कि युद्ध के दौरान मुख्य सुरक्षा जिम्मेदारी अमेरिका ने उठाई, जबकि इजराइल ने अपने रणनीतिक भंडार को बचाकर रखा है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि अमेरिका ने इजराइल की तुलना में करीब 120 ज़्यादा इंटरसेप्टर दागे और दोगुनी संख्या में ईरानी मिसाइलों को निशाना बनाया। अमेरिकी अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि अगर भविष्य में ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच में तनाव फिर से बढ़ता है तो वॉशिंगटन पर आए और बड़ा सैन्य दबाव बढ़ सकता है। रिपोर्ट के अनुसार इजराइल की कुछ मिसाइल डिफेंस बैटरियां हाल ही में रखरखाव के कारण ऑफलाइन थीं, जिसकी वजह से अमेरिका पर अतिरिक्त सुरक्षा बोझ आ गया है। ऐसे में यह खुलासा मध्य पूर्व की बदलती रणनीति और अमेरिका इजराइल गठबंधन की गहराई को भी दिखा रही है। इजराइल बचाने में अमेरिका का बड़ा खर्च हो रहा है। थार्ड मिसाइल भंडार का आधा इस्तेमाल हुआ है। ईरानी मिसाइलों पर अमेरिका की ढाल सक्रिय है। इजराइल ने अपना स्टॉक बचा कर रखा है। अमेरिका में वैश्विक शिपिंग कारोबार से जुड़ा एक बड़ा मामला सामने आया है। यूनाइटेड स्टेट्स के न्याय विभाग ने दुनिया की 4 बड़ी शिपिंग कंटेनर कंपनियों और 7 चीनी अधिकारियों के खिलाफ गंभीर साजिश का केस दर्ज किया है। ये मामला कैलिफोर्निया के उत्तरी जिले की जिला अदालत में दायर किया गया है। आरोप है कि इन कंपनियों ने कोविड महामारी के दौरान शिपिंग कंटेनर्स के उत्पादन को जानबूझकर सीमित किया और कीमतें तय करने के लिए वैश्विक स्तर पर मिलीभगत की। रिपोर्ट के मुताबिक इस कथित साजिश की वजह से साल 2019 से 2021 के बीच में गैर रेफ्रिजरेटेड मानक शिपिंग कंटेनर्स की कीमतें लगभग दोगुनी हो गई हैं। वहीं महामारी और सप्लाई चेन संकट के दौरान कंटेनर निर्माताओं का मुनाफा करीब 100 गुना तक बढ़ गया है। अमेरिकी अधिकारियों का दावा है कि यह साजिश नवंबर 2019 से जनवरी 2024 तक चली और इसमें दुनिया के अधिकांश ड्राई शिपिंग कंटेनर शामिल थे। हालांकि बात करें तो आगे इस केस में जिन कंपनियों के सामने आए हैं उनमें सिंगमास कंटेनर होल्डिंग्स लिमिटेड, चाइना इंटरनेशनल मरीन कंटेनर्स ग्रुप, शंघाई यूनिवर्सल लॉजिस्टिक्स इक्विपमेंट कंपनी लिमिटेड, CXIC ग्रुप कंटेनर्स अपनी कंपनी लिमिटेड शामिल है। अमेरिकी जांच एजेंसी का इस पे कहना है कि इन कंपनियों का वैश्विक कंटेनर बाजार के बड़े हिस्से पर नियंत्रण था। इस मामले में जिन 7 चीनी अधिकारियों पर केस दर्ज हुआ है उनमें विक एन हिंग मा उर्फ विक मा भी शामिल है।
विक्मा को 14 अप्रैल 2026 को फ्रांस में गिरफ्तार किया गया था। अब अमेरिका ने उन्हें प्रत्यर्पण के जरिए फ्रांस से लाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, जबकि बाकी 6 अधिकारी अभी भी फरार बताए जा रहे हैं। ये मामला ऐसे समय में सामने आया है जब दुनिया पहले ही वैश्विक सप्लाई चेन और समुद्री व्यापार में बढ़ती लागत से जूझ रही है। ऐसे में अमेरिकी कार्रवाई को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जगत में बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है। कंटेनर कंपनियों पर अमेरिका का यह बड़ा एक्शन है। कोविड काल में कीमत बढ़ाने की साजिश है। 4 चीनी कंपनियों पर गंभीर आरोप लगे हैं। फ्रांस से आरोपी अधिकारी के प्रत्यर्पण की तैयारी है। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप इन दिनों ईरान को लेकर भारी दबाव में दिखाई दे रहे हैं। सार्वजनिक मंचों पर ट्रंप भले ही खुद को सख्त और आक्रामक नेता के रूप में पेश कर रहे हो, लेकिन खाली देशों के बदले रुख ने उनकी रणनीति को बड़ा झटका दिया है। खासतौर पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर बनाई गई अमेरिकी योजना अब मुश्किलों में घिरती नजर आ रही है। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप प्रशासन ने प्रोजेक्ट फ्रीडम नाम से एक विशेष रणनीति तैयार की है। इसका मकसद हॉर्मुज स्ट्रेट में जहाज़ों की आवाजाही दोबारा शुरू कराना और ईरान पर सैन्य और रणनीतिक दबाव बढ़ाना था। इसके लिए अमेरिका, सऊदी अरब, कुवैत और अन्य खाड़ी देशों से एयरबेस और एयरस्पेस इस्तेमाल करने की अनुमति मांगी थी। हालांकि बात करें तो अमेरिकी योजना को सबसे बड़ा झटका तब लगा जब सऊदी अरब ने प्रिंस सुल्तान एयरबेस और अपने एयरस्पेस के इस्तेमाल की अनुमति देने से इनकार कर दिया। रिपोर्ट के अनुसार ट्रंप द्वारा सोशल मीडिया पर प्रोजेक्ट फ्रीडम की सार्वजनिक घोषणा किए जाने के बाद रियाद नाराज हो गया और उसने साफ संकेत दिया कि वो इस सैन्य अभियान का हिस्सा नहीं बनेगा। दूसरी ओर कुवैत ने भी अमेरिकी सैन्य विमानों और बेसों के इस्तेमाल पर रोक लगा दी। ऐसे में ट्रंप प्रशासन की रणनीति कमजोर पड़ती दिखाई दे रही है। ईरान मुद्दे पर ट्रंप की रणनीति किस प्रकार से कमजोर पड़ रही है, उससे संबंधित ये खबर थी। सऊदी कुवैत ने अमेरिका को किस प्रकार से रोका, प्रोजेक्ट फ्रीडम को बड़ा झटका किस प्रकार से लगा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अमेरिकी मुश्किलें कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो वो बढ़ती ही जा रही है। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और हॉर्मुज स्ट्रेट संकट के बीच भारत की ऊर्जा सुरक्षा एक बार फिर से वैश्विक चर्चा का केंद्र बन गई है। इस बीच अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने बड़ा बयान दिया और बड़ा बयान देते हुए कहा है कि वेनेजुएला की अंतरिम राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज अगले सप्ताह भारत दौरे पर आएंगी, जहां तेल आपूर्ति और ऊर्जा सहयोग को लेकर महत्वपूर्ण बातचीत होने की संभावनाएं हैं। ईरान युद्ध और हॉर्मुज स्ट्रेट में बढ़ते तनाव के कारण वैश्विक तेल बाजार में अस्थिरता बनी हुई है। ऐसे समय में भारत वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों और नई आपूर्ति व्यवस्थाओं पर तेजी से काम कर रहा है। मार्को रूबियो ने भारत रवाना होने से पहले कहा कि अमेरिका चाहता है कि भारत उससे जितना चाहे उतना तेल खरीदे। उन्होंने कहा कि अमेरिका भारत को उसकी ज़रूरत के अनुसार ऊर्जा उपलब्ध कराने के लिए तैयार बैठा है। रूबियो ने यह भी कहा कि वेनेजुएला के तेल को लेकर भी बड़े अवसर मौजूद हैं। उनके अनुसार वेनेजुएला की अंतरिम राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज का भारत दौरा ऊर्जा सहयोग के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यह दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब दुनिया की नजरें भारत की ऊर्जा रणनीति पर टिकी हैं। भारत दुनिया के सबसे बड़े कच्चे तेल आयातक देशों में शामिल है और अपनी ज़रूरत का बड़ा हिस्सा विदेशों से आयात करता है। दरअसल हॉर्मुज स्ट्रेट संकट के बाद भारत लगातार तेल आयात के स्रोतों को विविध बनाने की दिशा में काम कर रहा है। ऐसे में दुनिया का सबसे बड़ा प्रमाणित तेल भंडार रखने वाला वेनेजुएला भारत के लिए एक महत्वपूर्ण विकल्प बनकर उभर रहा है। वेनेजुएला की अंतरिम राष्ट्रपति भारत आएंगी, तेल सप्लाई पर अहम बातचीत होगी। हॉर्मुज संकट के बीच में एक महत्वपूर्ण विकल्प के तौर पर इसको आप देख सकते हैं। बढ़ेंगे आगे। अमेरिका और पश्चिम एशिया से जुड़ी बड़ी सामरिक हलचल से संबंधित यह खबर है। अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट में एक दावा किया गया है। दावे के हिसाब से अमेरिका और इजराइल के हमलों के बावजूद ईरान तेजी से अपनी सैन्य ताकत दोबारा खड़ी कर रहा है। CNN की एक रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट के अनुसार ईरान ने ड्रोन उत्पादन फिर से शुरू कर दिया है। साथ ही मिसाइल लॉन्चर, मिसाइल साइट और हथियार निर्माण से जुड़ी तमाम व्यवस्थाओं को तेजी से उन्होंने बहाल कर भी दिया है। अमेरिकी खुफिया एजेंसीज का कहना है कि 8 अप्रैल से शुरू हुए 6 सप्ताह के विराम के दौरान ही ईरान ने अपने सैन्य क्षमताओं को पुनर्गठित करने की प्रक्रिया तेज कर दी थी। रिपोर्ट में कहा गया कि अमेरिकी अधिकारियों और सूत्रों के हवाले से कहा गया कि ईरान उम्मीद से कहीं अधिक तेजी से
अपनी सैन्य तैयारियां करने लगा है। रिपोर्ट ने अमेरिका और इजराइल के उन दावों पर सवाल खड़े कर दिए जिनमें कहा गया था कि हालिया हमलों के बाद ईरान की सैन्य क्षमता लंबे समय तक कमजोर हो जाएगी। अब अमेरिकी एजेंसीज का आकलन है कि ईरान कुछ महीनों के भीतर फिर से बड़ा खतरा बन सकता है। एक अमेरिकी अधिकारी के अनुसार अलग अलग हथियार प्रणालियों को दोबारा तैयार करने में समय लग सकता है, लेकिन कुछ खुफिया आकलन में कहा गया है कि ईरान केवल 6 महीने के भीतर अपनी ड्रोन हमला क्षमता पूरी तरीके से बहाल कर सकता है। अधिकारी ने यह भी माना कि ईरान ने अमेरिकी एजेंसीज के अनुमान से ज़्यादा तेजी से काम किया। रिपोर्ट में यह आशंका भी जताई गई कि यदि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप दोबारा सैन्य कार्रवाई का निर्णय लेते हैं तो ईरान इजराइल और खाड़ी देशों के लिए गंभीर चुनौती बन रहा है। साथ ही रूस और चीन की संभावित मदद से ईरान की सैन्य क्षमताएं और तेजी से मजबूत हो सकती हैं। एक ये भी महत्वपूर्ण पहलू है। हमलों के बाद फिर से मजबूत कैसे हो रहा है ईरान, और इस संघर्ष विराम के साथ ही कैसे उन्होंने अपनी युद्ध क्षमता को, सैन्य क्षमता को बढ़ाना दोबारा से शुरू कर दिया, रूस चीन की मदद से किस प्रकार से ईरान दोबारा से खड़ा हो रहा है, उन तमाम चीज़ों को समेटती ये महत्वपूर्ण और बड़ी जानकारियां हैं।